वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। कोई बता सकता है इन्वेंट्री का मतलब क्या है? सर, इन्वेंट्री वो एसेट है जो बिजनेस में रखा गया होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। सेल सर। ठीक है, कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो? कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो? इन्वेंट्री में कुछ और कोई बताना चाहता हो? ऐसे तो बता दिया, आगे अनुराधा ने बताया कि इन्वेंट्री का मतलब है वो एसेट्स बिजनेस के जो इसलिए रखी गई है इनको हम सेल करें, जिसको हम अगर बोलेंगे अपनी लेमन लैंग्वेज में उसको स्टॉक बोलते हैं। यही बोलते हैं, स्टॉक। यस सर। उसमें हम डील करते हैं उनको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। बहुत हद तक सही है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर और इलाबोरेट करूं, इन्वेंट्री हमें यह देखना पड़ेगा हम किन की बात कर रहे हैं। देयर में बी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, देयर में बी ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी के केस में आपने बिल्कुल सही बोला, वो गुड्स जिनमें आप डील करते हो, परचेज सेल करते हो, दैट इज योर इन्वेंट्री। बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या करते हो? आप कुछ रॉ मटेरियल लाते हो, ठीक है, उसको फिर प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाते हो, और जो भी इनकम्प्लीट हुआ होता है इस स्टेज में होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ जो फिनिश्ड गुड्स है वही इन्वेंटरी नहीं कहलाएगा। जो वहां पे रॉ मटेरियल बचा है वो तो आपने सेल के लिए नहीं रखा है ना दोस्त, अनुराधा। यस सर। तो आपने सिर्फ सेल के लिए नहीं रखा है, वो आपने रखा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन यस ऑफ सर। गुड्स विच विल बी अल्टीमेटली सोल्ड। और जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, उनको भी हम इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है। यस सर। और मैंने आपको, अगर याद है लास्ट टाइम मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन पढ़ाता था तो मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेयर्स भी होते हैं जो हम खरीदते हैं। मैंने बोला था आपको स्पेयर्स हम खरीदते हैं, यस यस सर। उनको बोलते हैं हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कि मेरे जो प्लांट एंड मशीनरी है उनमें मुझे जो इंपॉर्टेंट स्पेयर्स होते हैं वो अगर खराब हो जाएंगे तो मुझे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और मैं उनको खरीद के रखता हूं। तो वो स्पेयर्स अगर PPE की डेफिनेशन मीट करते हैं, AS10 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट करते हैं, तो उनको मैं फिक्स्ड एसेट बोलूंगा, उनको मैं कैपिटलाइज करूंगा। PPE की डेफिनेशन कौन सा मीट करता है? जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा होगा, बट जो मुझे 1 साल से कम में यूज हो जाएगा, कंज्यूमेबल यूज हो जाएगा, एक ही साल में रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो वो भी अगर मैं लाता हूं, उनको भी मैं एज ए स्टोर एंड स्पेयर इन्वेंट्री में दिखाता हूं। तो वो भी मेरा इन्वेंट्री में आता है। जैसे इंडियन ऑयल की बात करता हूं, हमारा मेच्योरिटी थ्रेशोल्ड है कि स्पेयर्स अगर 10 करोड़ से ऊपर होगा, 1 साल से ज्यादा लाइफ है, तो उसको मैं कैपिटलाइज करके एज एन एसेट दिखाऊंगा, फिक्स्ड एसेट। बट अगर उस स्पेयर की लाइफ 1 साल से कम है या वैल्यू 10 करोड़ से कम है, तो मेरे हिसाब से वो इनमेटीरियल है, तो मैं उसको क्या दिखाता हूँ? पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो एक हद तक तो आपने सही बोला था लेमन लैंग्वेज में कि इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स जिनमें हम डील करते हैं जो पर्पज ऑफ सेल होता है। बट व्हेन यू गेट इन डेप्थ तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डेफिनेशन। तो आप ये बोलोगे इन्वेंट्री वो सारी चीजें हैं जो विच आर यूज इन द प्रोडक्शन, और दे आर फिनिश्ड गुड्स, और दे आर WIP या स्टोरेज एंड स्पेस, उन सबको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इन्वेंट्री में? बहुत आसान है, एसेट है। जिस तरह से फिक्स्ड एसेट है इस तरह से इन्वेंट्री भी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इन्वेंट्री को सही तरीके से कैलकुलेट करना हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन बोथ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। मेरी बात आपको समझ आई मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस। यस सर। देखो क्या होता बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं ट्रेडिंग एंटिटी की बात करता हूं। मैं ट्रेडिंग एंटिटी की बात करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, तो आई विल बी डूइंग परचेजेस। ठीक है। सपोज मैंने 10 लाख की परचेजेस कर दी पूरे साल में, ओपनिंग स्टॉक मेरा जीरो था।
सेल्स कर दी 9 लाख की, मैंने सेल्स कर ली इस साल में 9 लाख की। क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? सर 8 लाख नहीं, ये कितने, सॉरी सर। सर परचेजेस कितने हैं? 10 लाख हैं। जी, परचेजेस 10 लाख है। तो सेल हुई है 9 लाख। मैंने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी परचेज थी 10 लाख और मैंने सेल्स किए 9 लाख। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट? 1 लाख। सर जीपी का 1 लाख। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस में आपने कितना कमाया, तो बोल सकते हो कितना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है? सेल्स माइनस परचेज। वेरी गुड। सेल्स माइनस परचेज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीपी? बहुत ही सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, फॉर हेवन सेक, जो मेरे 11th की बेसिक लेक्चर्स है, या तो उतना टाइम नहीं है, जो मैंने फाइनेंस अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए बेसिक प्लेलिस्ट रखी है अकाउंटेंसी लेक्चर्स, वो प्लीज देखो। पहले 15-16 लेक्चर जो है जिसमें बेसिक्स कवर है, वो जरूर देखो, ताकि आपके बेसिक जो है वो रिवाइज हो जाए काइंड ऑफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट? कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने अगर एक पेन 12 रुपए में बेची और मैंने वो 10 रुपए में खरीदी, तो मैंने ग्रॉस में कितना कमाया? मैंने 2 रुपया कमाया ना पेन पे। ये हम पढ़ते थे 5th क्लास में, मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता था, जीपी का फॉर्मूला होता था कि एक पेन आपने 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा, बताओ आपने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया? 2 रुपया। when you use this term in accountancy, तो जैसे एक हमारे साथी ने बहुत सही तरीके से बोला कि जीपी को हम बोलते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपका है 9 लाख minus cost of goods sold. What is cost of goods sold? Is nothing but the cost price of the goods which you have sold. But the problem out here is you need to calculate what is the value of the goods which you have sold. मैंने आपको बोला मेरा ओपनिंग स्टॉक 0 था, बिकॉज मैंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने परचेजेस 10 लाख की। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इस 10 लाख का 10 लाख बेचा कि इसमें से कुछ बचा हुआ है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के मुझे क्या देखना पड़ेगा? सर मेरा स्टार्टिंग में माल कितना था? दैट वाज 0। मैंने कितने का माल खरीदा? दैट इज 10 लाख। तो टोटल इन्वेंटरी मेरी 10 लाख की थी। अब मुझे देखना है कि मेरा कितना बचा हुआ है। जितना बचा हुआ है वो 10 लाख में से माइनस करूंगा तो मैं बोलूंगा इतना मैंने बेचा है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स व्हिच आई हैव सोल्ड, दैट्स कॉल्ड कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉग्स का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इफ देयर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको भी नोट करके एग्जाम में आ सकता है। सर कभी परचेज रिटर्न भी हो सकता है ना सर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस करोगे, इंप्लाइड है यहाँ पे, नेट परचेज की बात कर रहा हूँ मैं दोस्त, ठीक है ना? यस सर, यस। परचेजेस मतलब नेट परचेज की बात कर रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इन दिस केस ओपनिंग स्टॉक इज 0, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0, परचेजेस 10 लाख का है। तो आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए? सर हम अभी नहीं बता पाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सर अगर क्लोजिंग स्टॉक 0 है, इट मीन जो माल है मैंने पूरा का पूरा बेचा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, तो 9 माइनस 10 मेरा 1 लाख का लॉस हो गया है। तो आप बोलोगे मेरा 1 लाख का लॉस है। आप यहाँ पे जब बता दो फिर यहाँ पे लिखा दो बाय ग्रॉस लॉस, यही करते हो। अगर ये 0 है तो आप बोलोगे बैलेंस करने के लिए कि आपका लॉस जो है वो 1 लाख है, ये 10 लाख और 10 लाख जो है वो मैच करेगा, यही होता है। बट इस केस में अभी मैंने आपको नहीं बताया कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो जब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। एग्री विद मी और नॉट? यस सर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 3 लाख बचा है, तो आप क्या बोलोगे? समझ लेना बात। आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक 0 था, इस साल माल परचेज किया 10 लाख, टोटल माल था 10 लाख का, इसमें से एट द ईयर एंड 3 लाख अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। इट मीन मैंने कितने का स्टॉक बेचा है? 7 लाख का। 7 लाख का बेचा है। कितने में बेचा है?
9 लाख में 9 लाख में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख 2 लाख। तो इसको हम कैसे करते हैं? 9 + 3 12 लाख माइनस 10 लाख, तो आपको 2 लाख का जीपी निकलता है। मेक सेंस? यस जी सर सर। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा जो स्टॉक है वो 1 लाख बचा है, तो मुझे बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 0 अरे कुछ भी अगर नहीं। आपने तो 0 प्रॉफिट कमाया। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, मुझे बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 9 + 1 = 14 लाख माइनस 10 लाख 4 लाख। तो आप ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये तो एक गेट वैल्यू की तरह है? ये आप जितना इसको आपको प्रॉफिट करना है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आप देख लो, क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में कम कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। समझ आई बात? जी सर। क्लोजिंग स्टॉक पे बहुत जरूरी है कि इसको हम करेक्टली मेजर करें। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को करेक्टली मेजर नहीं करेंगे तो हमारा जीपी गलत आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट गलत आएगा, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गलत आएगी। प्लस जब क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत डाला, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द करंट एसेट, आपकी बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। आपने इन्वेंट्री इन्फ्लेट कर दिए, आपने प्रॉफिट फालतू में दिखा दिया ज्यादा, आपने क्या किया, आपने एसेट्स ज्यादा दिखा दिए, तो सब आपने गलत किया। इसके बरक्स अगर आपने क्या किया, इन्वेंट्री को कम दिखाया, आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, आपने अपने एसेट्स कम कर दिए। तो आपको नहीं लगता है अगर ये डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कंपनीज को कि आप किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को करेक्टली कैलकुलेट करोगे, तो वो खेल सकती है। अगर उनको टैक्स नहीं देना है तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कम दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे इन्वेंट्री को और प्रॉफिट कम दिखाएंगे। और अगर किसी तरीके से उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है, ये एक चाबी है, इसको गेट मालूम है, इसको घुमाओ, इसको बढ़ाओ, तो आप इजीली खेल सकते हो। सो द नीड वाज फेल्ट। गैप्स ठीक है कि भाई ठीक है आप ये चीजें करोगे, बट नीड वॉज फेल्ट दैट वी नीड टू प्रोवाइड गाइडलाइंस on inventories so that the companies prepare the financials in the correct manner, they calculate the closing stock in a correct manner, और मेरा इन्वेंट्री भी ठीक आए, मेरा जीपी भी ठीक आए, मेरे एसेट्स भी ठीक आए। दैट्स व्हाई इन्वेंट्रीज पे आपके सिलेबस में भी रखा गया है, इन्वेंट्रीज पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ गया। पहला ही स्टैंडर्ड जो आया, आप बोल सकते हो AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद जो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, तो उसमें ये इंपॉर्टेंस पता चला कि सबसे इजीली जिसको ट्वीक किया जा सकता है दैट इज इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज के लिए AS2 लाया गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, खाली उसका नाम है इन्वेंट्रीज, तो AS2 लाया गया इन्वेंट्रीज, जो गाइड करता है कि इन्वेंट्रीज को आप कैसे वैल्यू करते हो। जब इंडेस की बात आई, वहां पे भी इन्वेंट्रीज पे जो इंडेस 102 है, इंडेस 2 परहैप्स दैट इज इन्वेंट्रीज, तो वहां पे भी इन्वेंट्रीज आया और आपके सिलेबस में भी आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि इन्वेंट्री को करेक्टली वैल्यू कैसे करेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आप इजीली अपने प्रॉफिट्स को ट्वीक कर सकते हो, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाओ प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। दैट्स व्हाई हमें जरूरत इस बात की है कि हम सीख जाए कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? अब मुझे बताओ आप लोग, ये तो समझ आया इस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने सही वैल्यू करना है। आप बताओ प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को सही से वैल्यू, मतलब लॉजिकली समझ लो, भूल जाओ AS2 में क्या लिखा है, इंडेक्स 2 में क्या लिखा है, लॉजिकली बता दो आपके हिसाब से हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें। इन्वेंट्री का मतलब क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, वो सामान जो अभी बिका नहीं है, वही मतलब हुआ ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 31/3/2025 को मुझे निकालना है। मुझे साल की परचेजेस पता है, परचेज लेजर से, मुझे साल की सेल्स पता है, सेल्स लेजर से, मुझे ओपनिंग स्टॉक पता है, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर से। आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक सो दैट आई कैन करेक्टली अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर फिगर्स which are calculated on gross profit. Tell me how we can calculate the closing stock at the balance sheet date, that is 31st March 2025.
बोलो सर। सर परचेज ही तो बेस बनेगी ना क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए, कि नहीं? बताओ मुझे प्रैक्टिकली बताओ ना, बेस तो सारा सामने है, बताओ ये कैसे निकालूंगा क्लोजिंग स्टॉक। परचेज मैंने बता दिया 10 लाख की है, सेल्स मैंने बोला 9 लाख की है। मुझे बताओ 31 मार्च को मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान में क्लोजिंग स्टॉक कितना है। टेल मी। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से निकाल देंगे ये परचेजेस वगैरह? देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? नहीं सर, जैसे कॉस्ट ऑफ, अच्छा सॉरी सर। प्रैक्टिकली बताओ ना यार। और ये भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे, उसके लिए भी हमें क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ मुझे तो अकाउंटिंग में तो मैंने ये ढांचा बना दिया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ से डालूंगा, परचेज यहाँ से, सेल यहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से। मेरे को जीपी आएगा, मेरे को ये फिगर डालनी है। मैं दुकान का विजुअलाइज कर रहा हूँ। ये मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है लाल चौक में, ठीक है ना, आरजे गारमेंट स्टोर है वहां पालो आएंगे, ठीक है। सर ये जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग होगी, लाइक कॉस्ट ऑफ टेल मी ये कहाँ पे होगी इन्फॉर्मेशन दोस्त। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने आज 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया। माई ओपनिंग स्टॉक was 0। फाइन, आई एम डूइंग द ट्रांजेक्शंस। मैं परचेज कर रहा हूँ, आप मेरे अकाउंटेंट हो, आपने परचेज की पूरी एंट्रीज कर दी है। पूरे साल में परचेज लेजर देख लो, वहां पे आपने 10 लाख की परचेज की है, ठीक है। जी जब देखो कितना बेचा, आप सेल्स लेजर में जा रहे हो। सेल्स आप किस वैल्यू पे रखते हो? परचेज वैल्यू पे तो नहीं रखते हो, वो जितने में बेचा उतने वैल्यू पे रखते हो। तो सेल्स लेजर में देख रहे हो टोटल 9 लाख का है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो निकालूंगा अपना प्रॉफिट, मुझे ये देखना है ना कि मेरे दुकान में बचा कितना सामान है। मैं 31 मार्च को अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट, आई नीड टू फाइंड अब मेरी दुकान से पता माल से बचो मुझ, मेरी दुकान में कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना आया है। वो स्टॉक जो है मेरी दुकान में, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। पूछ रहा हूँ इस स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करूंगा। सर इट डिपेंड्स कि अगर हम मान लो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की सेल की है। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहा दोस्त, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग कंसर्न है मेरा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है लाल चौक में एक है, और आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, को में जेमिक ना हुई मुझे, गांधीनगर में एक है, ठीक है। सो दैट बोथ जम्मू एंड कश्मीर गाइज कैन नो विजुअलाइज। मेरा अब शोरूम है, आप चाहे जम्मू वालों को जम्मू में ढूंढना पड़ेगा, कश्मीर वालों को कश्मीर ढूंढना पड़ेगा। उस दुकान में मेरा कितना स्टॉक बचा है 31 मार्च को, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये मुझे बताओ। सर जो इन्वेंट्री के मेथड्स है वो लीफो फीफो कि मतलब उसके बेसिस पे भी कर सकते उसको हैं कि बाद में कितनी। जाएंगे, मुझे प्रैक्टिकली बताओ ना कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर प्रैक्टिकली जो सोच भी हमारे जाओ सारे अकाउंटिंग। सर जो भी हमारे पास माल बचा है, हम उसका वैल्यू, जिस परचेज प्राइस जो हमारा है, उस पे कैलकुलेट करेंगे कि उसका सर कितना वैल्यू वो बनता है। सही डायरेक्शन में जा रहे हो सर। हमारे पास जो स्टॉक है ना, हम यही इसी डायरेक्शन में जा रहे हो आप ना, मैं यही बोल रहा हूँ। आप क्या करो, मतलब मेरा भाई क्या बोल रहा है कि सर एक काम करेंगे, ये जो दुकान है ना, कुछ नहीं करना है। 31 मार्च को ऐसा करो सर, दुकान को करो बंद। 31 मार्च को दुकान को करो क्लोज, बाहर लगा लो बोर्ड, शॉप इज क्लोज टुडे बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक। यही बोलना चाहता है ना आप दोस्त? 31 मार्च को यही बोलना चाहते हो ना कि सर जी एक सर। काम करेंगे, दुकान बंद करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट, बिकॉज अगर दुकान भी खुली रहेंगे, यहां से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, पता चला कस्टमर आया, उसने उसी में से ले लिया। समझ आई बात? तो फिर क्या बोलना चाहता है भाई, मैं उस पर चाहता हूँ। चलो ये डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, कुछ रियलाइज कराने के लिए। तो भाई का कहना क्या है, सर हम ऐसा करेंगे, उस दिन पकड़ेंगे अकाउंटेंट को भी, सेल्समैन को बोलो आज दिन काम ना करो, कैलकुलेट करो। अच्छा ये जीन्स कितनी बची है स्टॉक में? सर जीन्स ये वाली 15 बची है। अच्छा कितने में परचेज की थी? 750 में परचेज की थी। और दूसरी तरफ की जीन्स कितनी है? 30.5 है। कितने में परचेज की थी? 500 में। शर्ट्स कितनी है? शर्ट्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टी शर्ट्स टाइप 1, टाइप 2, ट्राउजर्स ये इतना, कितने बचे हैं? ये 50। कितने में है? 300 में।
ये कितने में है सर, इसको टोटल करेंगे, इनका परचेज प्राइस देखेंगे और टोटल करेंगे, हम पूछेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। यही बोलना चाहते हो दोस्त? जी सर। सही बोल रहे हो यार, बहुत सही बोल रहे हो कि सर कुछ नहीं करेंगे, उस दिन देखेंगे कि भाई मेरा स्टॉक कितना बचा हुआ है, फिजिकली कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल फिजिकली काउंट द स्टॉक, है ना जी सर। सर? हम फिजिकली स्टॉक को काउंट करेंगे, जितना भी ये आइटम बचे हैं, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। ठीक है, जी सर। क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस करेंगे, टोटल आएगा, तो दिस विल बी माय कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अगर देखा जाए तो इस भाई ने जो बात बताई ना, बिल्कुल लॉजिकल बात बता दी। इस भाई ने बिल्कुल लॉजिकल बात बताई कि सर ऐसे करेंगे तो 100% हम सही बता पाएंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। मेक सेंस? मेक सेंस? जवाब दो। यस सर। यस सर। प्रैक्टिकल का ठीक लग रहा है ना भाई? उस दिन क्या करेंगे, दुकान बंद करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे बताओ इसमें इश्यूज क्या क्या आएंगे, डिफिकल्टीज क्या क्या आएंगे? अगर ऐसे इन्वेंटरी को वैल्यू करेंगे, डिफिकल्टीज क्या क्या आएंगे? सर तो इट वुड टाइम बी टाइम कंज्यूमिंग होगा। कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग। सर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। छोटा दुकान समझ सकता है, बट जितना बड़ा दुकान होगा उतना बहुत मुश्किल है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां पे बहुत या मुश्किल हो जो जाएगा सर, बड़े आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते। दूसरा जो दिक्कत है, भाई ने बोला कि सर इसका परचेज प्राइस देखेंगे। दोस्त मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ स्टॉक ऐसा है जो ना मैं फ्रीक्वेंटली खरीदता रहता हूँ। अब मुझे क्या पता कि ये मेरे पास जो टी शर्ट्स पड़ी हुई है, ये लॉट नंबर 1 की है, लॉट नंबर 2 की है, मतलब मैं साल में खरीद रहा हूं ना बार बार। तो मुझे यस ये सर। नहीं पता कि मेरे पास जो लास्ट में बैलेंस बचा हुआ है, ये परचेज बिल्स जो है, ये कौन सी वाली परचेज बिल्स है, लास्ट वाला था, उससे पहले वाला था, उससे पहले वाला था। तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूं कि भाई ये क्या बोलते हैं, कौन सा परचेज प्राइस में लगा लूं। एक इश्यू मेरे पास ये आ सकता है, क्वांटिटी तो मैं फिजिकली काउंट करूंगा, बट इस पे बिल कौन सा लाला लगाऊंगा। अगर यूनिक है, मतलब ये ऐसी जीन्स है जिसको मुझे पता ये तो वही वाली जीन्स है, इस दुकानदार से खरीदी, तो मैं वो लगाऊंगा। बट अगर ये इंटरचेंजेबल है, पता नहीं है कौन सा वाला है। कोई और एग्जाम्पल देते हैं, शॉपकीपर के एग्जाम्पल देते हैं, दुकानदार रिटेल वाले जो किराना स्टोर होता है, किराना स्टोर वाला नमक लाता है, आटा लाता है, चावल लाता है। अब वो लाता है बैग, डिफरेंट प्राइसेस पे आता है उसका माल पूरे साल में, ऑयल या जो भी है। अब उसके बाद जो लास्ट में बता होता है, उसको ये थोड़ी पता कि ये कौन से वाले बिल से है। समझ आई मेरी बात? जी सर। उसको ये पता थोड़ी चलेगा ये कौन से वाले बिल का माल है। तो यस वो सर। स्पेसिफिकली सही वाला रेट नहीं लगा पाएगा। तो एक इशू मेरा ये आ जाएगा। क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सर, या तो फिर उस दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी, छोटी दुकान हो गई तो 1-2 दिन बंद करनी पड़ेगी। पर प्रैक्टिकली तो आपने कहीं नहीं देखा ना कि दुकान बंद है, कि वो फिजिकली कैलकुलेट काउंट कर रहे हैं। जी और सर। दिक्कत क्या है, 31 मार्च को तो काउंट करना है, फिर 31 मार्च को ही बंद करना है। कस्टमर को मुझे पहले ही बताना, मैं अगर उसका सीए हूं, मैं उसको पहले ही बोलूंगा क्लाइंट को 31 को दुकान बंद करना 2-3 दिन, और बस कैलकुलेट कर करना। तो उस दिन का बिजनेस तो लॉस हो ही जाएगा उसको। तो ये जी प्रैक्टिकल सर। डिफिकल्टीज आती है। तो इन्हीं चीजों को हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बट हैविंग सेड दिस, जो भी इस भाई ने राय बोली, बिल्कुल सही राय बोली कि सर दिस इज वन ऑफ द तरीका हम ऐसे फिजिकली इन्वेंट्री को कैलकुलेट करें, ठीक है। अब बड़ी कंपनी से जैसे बहन ने बात की थी, तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। वी यूज दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जी सर। हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जब याद मतलब करते हैं, इवन टैली को भी आप करोगे, या फॉर दैट मैटर मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा तरीका भी, मैनुअल भी जो कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं ना, जब हम परचेज करते हैं ना, हम परचेज में लिखते हैं जैसे टी शर्ट जो भी होगा, उसमें डालते हैं 50 क्वांटिटीज, 750 में खरीदे, ठीक है। जब हम सेल करते हैं ना, तो हम चूज करते हैं कौन से वाला टी शर्ट है। उस टी शर्ट में सपोज हमने 20 आगे भेजी, जितने में भी बेचेंगे, अल्टीमेटली वो बैक एंड में पता क्या करता है, खुद ही करता है कैलकुलेट, भाई ये 50 की 20 चली गई, तो 20 इंटू 750। तो जब हम सेल करते हैं, हम उसी वक्त चूज करते हैं सॉफ्टवेयर में कि भाई कौन सा है। मैंने ये देखा, आप लोगों ने देखा, जब फार्मेसी में जाते हैं ना, तो फार्मेसी वाला क्या करता है, उसको बोलते हैं भैया ये दवाई है क्या। तो वो क्या करता है, वन ऑफ द तरीका है, उसके उतना नॉलेज होता है, उसको ABCD लिखा होता है, वो जाता है सी में,
अच्छा क्रोसिंग चाहिए इसमें, ऐसे निकाल देता है। और दूसरा तरीका पता है क्या करता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है ना मार्क जिसमें वो काम करता है, वो जब परचेज करता है उसमें क्वांटिटी प्राइस दोनों डाल देता है, जब सेल करता है क्वांटिटी डालता है और प्राइस सेलिंग प्राइस डालता है। बैक एंड में सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करता है कि इतना क्वांटिटी लाया था, इतना क्वांटिटी गया, माइनस दैट क्वांटिटी, और आपको क्या करना है फिर परचेज प्राइस उसमें से आ जाएगा कि कितने परचेज में खरीदा था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सॉफ्टवेयर की वजह से ये चीज हमारे लिए बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर में जो ही हम परचेज डालते हैं तो परचेज भी फीड हो जाता है, सेल होता है तो सेल भी फीड होता है, हम लिंक करते हैं मैंने कौन सा वाला बेचा, और बच्चा होता है वहां पे क्लोजिंग स्टॉक और परचेज प्राइस ऑलरेडी पता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी। बट हमें क्या पढ़ना है, बाकी सब चीजें इसमें पढ़नी पड़ेगी। ये तो ट्रेडिंग कंसर्न था, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में और भी दिक्कतें होती है, वहां पे रॉ मटेरियल था, वो WIP बना, वो फिनिश्ड गुड बना, वहां पे और दिक्कतें हो रही है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं और किस तरह से उनका सोल्यूशन हो सकता है। कुछ बेस थोड़ा सा बन गया आप लोगों को कि भाई इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्यों जरूरी है और इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे हम कर सकते हैं। पहले तो ये समझ आया कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने ज्यादा दिखाया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, जो कि एक गलत पिक्चर है। कम दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, एसेट्स आपके सही तरीके से, तो ना आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही होगी ना फाइनेंशियल पोजीशन सही होगी। तो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेक्टली कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास AS2 बोलेंगे या IndAS2 बोलेंगे इन्वेंटरीज पे। ठीक है, मेक सेंस? यस यस सर। सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब जो बहन ने बोला था फीफो मेथड लीफो मेथड, वो अब आपको समझ आया कि फीफो कहाँ यूज करेंगे, लीफो कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डाउट? अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उनके लिए जो ट्रेडेड गुड्स है जिनमें आप डील करते हो, जैसे मेरा रेडीमेड गारमेंट का ट्रेडिंग है, प्रैक्टिकली नहीं है मेरा इन हैंड, तो अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न है तो मैं जो गुड्स में डील करता हूँ दैट्स माय क्लोजिंग, दैट्स माय स्टॉक एंड दैट्स माय इन्वेंटरी। बट अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसमें मैं पहले रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, कपड़ा वपड़ा रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, वो कुछ कपड़ा जो हाफ स्टिचड है और पूरा स्टॉक अभी नहीं बना है, फिनिश्ड गुड नहीं बना है, दैट्स माय WIP वर्क इन प्रोग्रेस। जो पूरे बने हैं कपड़े दैट्स माय फिनिश्ड गुड। अगर मैं मशीनरी है वहां पे उसके लिए कुछ स्टोरेज एंड स्पेयर्स है तो वो आएगा, और जो पैकिंग मटेरियल है वो भी मेरा इन्वेंट्री का पार्ट आएगा। समझ आई बात? वो डिब्बे और वो पॉलिथीन जिनमें मैं पैक कर लेता हूँ, दैट्स ऑल माय इन्वेंट्री व्हिच आई नीड टू कैलकुलेट करेक्टली। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्तों? यस सर। अब आता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक। इन्वेंट्री को आप वैल्यू कैसे करोगे, इन्वेंट्री को आप वैल्यू कैसे करोगे? जस्ट 1 सेकेंड। मेरे भाई ने बोला था कि सर जब हम फिजिकली स्टॉक को काउंट करेंगे तो व्हाट वी विल डू, हम देखेंगे कि मैंने ये कितने में खरीदा है। ठीक है, यही बोला था आपने दोस्त कि सर मैंने तो ये निकाल दिया, ये 50 टी-शर्ट्स है, मैं ये देखूंगा मैंने इसको कितने में खरीदा था। प्रैक्टिकली पता है दिक्कत क्या होगी सर? प्रैक्टिकली जी ये सर। दिक्कत होगी कि मेरे को ये पता नहीं चलेगा ये कौन सा वाला लॉट का खरीदा हुआ सामान है ना? डेफिनेटली सर। सर प्रैक्टिकली और ये इसमें एक पॉइंट भी ये भी है कि मतलब सपोज जब हम डीलिंग करते हैं हम एक ही से डीलिंग नहीं करते, देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल मतलब सोर्सेस और बिल्कुल बिल्कुल। कंपनीज वी कैन से हाँ, कि हम तो बहुत सारे इसमें लोगों से लाते इसमें हैं। ये देखना पड़ेगा कि जिन गुड्स में मैं डील करता हूं वो इंटरचेंजेबल है कि नॉट इंटरचेंजेबल है। नॉट इंटरचेंजेबल मतलब क्या है कि ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये स्टॉक कौन सा है, ये स्टॉक कौन सा है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास समझ लेना मेरी बात, मेरे पास सीमेंट का स्टोर है। ठीक है, सीमेंट का यस स्टोर है सर। मेरा, तो मैं सीमेंट खरीदा हूं, खैबर सीमेंट खरीदता हूं, JK सीमेंट खरीदता हूं और भी अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदता हूं, ये तीनों सीमेंट में रखता हूं। जब मैं वैल्यूएशन करूंगा मेरे क्वांटिटी आ गया, JK सीमेंट का कितना बचा है, आ, उसका कितना बचा, उसका कितना बचा है। ठीक है, जी अब सर। सपोज JK सीमेंट का मैंने एक ही बार खरीदा हुआ है, तो पहले क्या है, JK सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट और खैबर सीमेंट फॉर दैट मैटर दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, फाइन। यस सर। JK सीमेंट अलग है, अल्ट्राटेक सीमेंट कैन इजीली आइडेंटिफाई। जी सर। बट अगर अल्ट्राटेक सीमेंट भी जो है मैंने बार बार खरीदा हुआ है,
उसमें आप जो मेरे पास बोरियां बची हुई है अल्ट्राटेक सीमेंट की, मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि भाई ये पहले लॉट की है, दूसरे लॉट की, तीसरे लॉट की, बिकॉज गाड़ी आ गई, मैं स्टोर में घुसा लेता हूँ। कभी यहाँ पे जगह थी स्टोर में, गोदाम में, तो इस तरफ भर दिया, कभी यहाँ पे जगह थी इस तरफ भर दिया, कभी नीचे भर दिया, पीछे भर दिया। वो तब टाइम नहीं होता है, जैसे जैसे जगह मिलती है हमाली जो होता है वो जाके उसमें डाल देता है। तो उसमें मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता ये कौन से वाले लॉट का है। ठीक है, पहले ये कि अगर इंटरचेंजेबल नहीं है, अगर ऐसा स्टॉक है कि आपको मिक्स नहीं कर पाओगे, आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो वहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। समझ आई बात? जहां आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सा स्टॉक है, इंटरचेंजेबल नहीं है, तब इजीली आइडेंटिफाई किया भाई ये आइटम जो है इसी से खरीदा है और अभी खरीदा है, इससे पहले कभी नहीं खरीदा है। तो वहां पे सिंपल क्या करोगे? कितना बचा है ये अल्ट्राटेक का सीमेंट? 50 बोरियां पड़ी है। अरे कितने में खरीदा था? 100 रुपया का बोरी खरीदा था। 50 इंटू 100 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आपने यूज कर लिया, तो अराइव एट द इन्वेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। मेक सेंस? अगर इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल का मतलब है कि भाई अब मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में ही डील करता हूं, मेरे पास जो भी माल आता है अल्ट्राटेक सीमेंट का आता है, पहला लॉट, सेकंड लॉट, पूरा साल में 10-100 बार, 15-20 बार आ जाता है माल। अब लास्ट में क्या है ना, लास्ट में जो मेरे पास बचा हुआ है वो सपोज 500 बोरियां बची हुई है अल्ट्राटेक सीमेंट की। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, 500 बोरियां बची है, क्वांटिटी कैलकुलेट कर दिया, मजदूरों से इसको कैलकुलेट करो, उसने मुझे बोला सर 500 बोरियां बची है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस, परचेज कॉस्ट कितनी है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिफरेंट तरीके है। वन ऑफ द तरीका इज फीफो मेथड। मैं बोलूंगा कि यार मैं यहाँ पे ये फिलॉसफी फॉलो करूंगा, मैं गोदाम जो है मेरा उसका सेटिंग ऐसे रखूंगा कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। समझ आई बात? यस सर। प्रैक्टिकली हो सकता है ना कि मैं ऐसा रखूंगा कि गोदाम जो है उसको पीछे से लोड कराता जाऊंगा और आगे से निकालता रहूंगा। इमेजिन कर लो कि गोदाम है, इसका फ्रंट वाला डोर, इसका बैक वाला डोर है, तो मैं ऐसा पॉलिसी रखूंगा कि भाई फ्रंट वाला डोर बंद करूंगा, सपोज सीमेंट की बोरियां आएंगी तो ऐसे लगेगी, ठीक है, और नेक्स्ट वाले जब लॉट ट्रक आएगा वो पीछे से लगेगा, उसके बाद पीछे वाला लगेगा। तो क्या होगा, जो सबसे पहले आया था वो फ्रंट में होगा, जब यहां से शटर खोलूंगा तो सबसे पहले ये निकालूंगा, तो यहाँ पे सब कौन सा मेथड लगेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी सर। तो मैं क्या करूंगा, उसमें जो मेरे पास अब बचा है 500 बोरिया, तो मैं लास्ट, सपोज मेरे पास लास्ट का जो माल मैंने खरीदा उसमें 100 बोरिया आई थी, तो उसका प्राइस लूंगा, प्लस उससे पहले जो एक लॉट आया था उसमें 200 बोरिया आई थी, तो उसका प्राइस लूंगा, उससे पहले जो थे 300 बोरिया आई थी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 500 है तो लास्ट वाली बिल जो थी उसमें से 100 आया था उसका पूरा प्राइस लूंगा, उससे पहले 200 आया था उसका पूरा प्राइस लूंगा, उससे पहले 300 आया था, बट मेरे पास अब बचा कितना है? 200, तो 200 डिवाइड बाय 300 और जो उसका प्राइस था, इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि अब जो मेरे पास 500 है इसका प्राइस कितना होगा। मैंने फीफो मेथड कर दिया, ठीक है। दूसरा लीफो। व्हाट इज द लीफो फॉर्म ऑफ लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो लास्ट में आया वो पहले निकला। मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि गोदाम में जो है माल ऐसे लग रहा है, पीछे वाला कुछ नहीं है, वहां पे दीवार ही है, जो भी माल आया पीछे लग गया। अब नेक्स्ट ट्रक आया आगे लगा, नेक्स्ट ट्रक आया, तो सबसे पहले माल कौन सा निकलेगा? जो लेटेस्ट ट्रक आया है वो निकलेगा, है ना। तो अब जो मेरे पास माल बचा वो किसका होगा? जो सबसे लास्ट वाला जो मेरा बचा होगा स्टॉक, जो सबसे पहले आया होगा माल वो बचा होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो वाला निकाल दूंगा, तो सबसे पहले वाला माल जो मेरे पास आया था उसमें से बचा होगा, तो उसके हिसाब से स्टार्ट करूंगा। तो फीफो में आप क्या करोगे? सबसे लास्ट वाला बिल देखोगे। लीफो में आप क्या करोगे? सबसे पहले वाला बिल देखोगे, बिकॉज लास्ट में आया पहले गया, बचा क्या? पुराना बचा। तीसरा क्या है? वेटेड एवरेज। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जहां पे जगह मिलती है वहां पे रख रहा हूं, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? या तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज करते हैं। बेसिकली सिंपल एवरेज इज गुड। आप सिंपल करते हो कि भाई मैंने कितने में खरीदा था और उस हिसाब से उसका वेटेज करते हो। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा तरीका है, तो मैंने आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी बता दिया, मैंने आपको फीफो भी बताया, लिपो भी बताया, वेटेड एवरेज बताया। इसको हम डिटेल में करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रॉड आइडिया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। एक और मेथड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जो प्रैक्टिकली काम आता है, वहां में हमें काम आता है ये सब, जहां पे वो लोग बुक्स नहीं बनाते। मैंने आपको अभी बता दिया था कि अगर आप सॉफ्टवेयर आपके पास है तो सॉफ्टवेयर में ये सब दिक्कतें आती नहीं है, बिकॉज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप लोगों के पास
आपको पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपको कौन सा वाला स्टॉक गया, तो आपको इजीली स्टॉक पता चल जाता है और उसका परचेज प्राइस भी पता चल जाता है। विद इन मिनट्स आपको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट, और आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, ये था हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, मतलब अगर आपको परचेज प्राइस पता था चीजों का, अगर आपको परचेज प्राइस नहीं पता है तो उसमें हिस्टोरिकल मेथड काम नहीं करेगा, उस टाइम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस काम करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ये सबसे आसान तरीका है और जो प्रैक्टिकली छोटे छोटे बिजनेस में यूज होता है टाइम बचाने के लिए, जो लोग अकाउंटेंट और ये सब कुछ हायर नहीं करते हैं। हाउ इट वर्क्स मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में इन किराना स्टोर वालों को देखो, इमेजिन इनके पास कितना स्टॉक है। क्या ये इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि फिजिकली इन्वेंट्री टेकिंग करे और एक एक आइटम का फिर देखे, अरे पेप्सोडेंट 10 है, इसका बिल देख ले। इमेजिन करो ना। नो सर। बिस्किट अब इतना बचे हुए, मिल्क इतना, तमुल इतना, आटा इतना, गेहूं इतना, ये इतना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना किराना स्टोर वाला अपना सारा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड रखे, एक एक चीज। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसका कैलकुलेट हम करेंगे कि फिजिकली उसके दुकान में कितना माल बचा हुआ है। पता है उसके केस में कैसा करते हैं? उसके केस में क्या करते हैं, उनको एक चीज पता होती है, उनको एक चीज पता होती है, उसको बोलते हैं कि इनका जीपी मार्जिन कितना है। क्या पता होता है इनको? इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सपोज आपको पता है फार्मेसी में उनको 30 से 40% का मार्जिन होता है ऑन एन एवरेज। सपोज मैं बोलता हूँ किराना वालों को जो है 10% मार्जिन होता है, या मेरा जो रेडीमेड गारमेंट का ये है शोरूम है, मुझे ये पता है कि मैं यूजुअली 15% का मार्जिन रखता हूँ। ठीक है। क्या रखता हूँ मैं? चलो मैं बोलता हूँ मैं 10% का मार्जिन रखता हूँ या 20% का मार्जिन रखता हूँ। मैं कितना परसेंट का मार्जिन रखता हूँ? ये मैंने एवरेज रखा है कि भाई मैं जितने में खरीदूंगा 20% ज्यादा कमाता हूँ, कभी 25% भी कमाऊंगा, कभी 15%, ऑन एन एवरेज में 20% कमाता हूँ। यू नो व्हाट वी डू, हम कोई फिजिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करते हैं। पता है क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक क्या था? 0। परचेज कितना था? 10 लाख 10 10 लाख लाख। सेल्स कितना था? 9 लाख 9 लाख जीपी, जीपी मैंने बोला मेरा 20% का मार्जिन है, तो 9 टू 80, 1.8। हम्म सिंपली करो 10 प्लस 11, 1.8, 11.8। 11 में से 9 वो है तो 2.8 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। तो कोई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या बोलो, भाई जितने का माल बेचा उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया, वो आपको इंडस्ट्री का पता चल रहा हो या आपको अपने बिजनेस का पता होता है कि आप जो सामान बेच दो कितना परसेंट मार्जिन रखते हो। तो सिंपली क्या करो, 9 पे मार्जिन करो 1.8% का, वो आपका जीपी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस फिगर निकलेगा। कैसे? प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ अकाउंटिंग में, इसको मैथमेटिकली करेंगे। यूर जीपी इज सेल्स माइनस कॉग्स। जीपी आपको क्या आया यहाँ पे? 20% ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ये आएगा 20% इंटू सेल्स, सेल्स 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉग्स। लाख 20% इंटू 9 दैट इज 1.8 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 कॉग्स। लाख माइनस कॉग्स को इधर लेंगे, 1.8 को इधर लेंगे, माइनस को जब इस तरफ लेते हैं क्या बनता है? प्लस कॉग्स इज इक्वल टू 9। ये 1.8 जब इधर जाएगा ये बनेगा माइनस 1.8। योर 1.8 कॉग्स इज इक्वल टू 9 minus 1.8 that is 7.2. 1.2 What is the formula of COGS? COGS is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. अब आया ये 7.2 is equal to opening stock is equal to 0 plus your purchases was 10 minus closing stock. माइनस क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले जाओ तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 7.2, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2.8। इस तरीके से आपने इसको निकाल दिया। तो कोई फिजिकली वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अल्लाह चला ऐसे निकलेगा। इट्स वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो जहां पे आपका स्टॉक ऐसा है आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो सिंपली करो व्हाट, सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज करो, आपको जीपी आएगा और फॉर्मूला लगा लो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसका 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 प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बता पाओगे क्या होगा? करने को तो बहुत आसान है 2 मिनट में, और मैं बताता हूँ 90% ऑफ द जो स्मॉल बिजनेस है जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते वो यही मेथड यूज करते हैं।
अगर जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते तो 100% लोग यही यूज करते हैं, भाई सेल्स का इतना परसेंट डाल दो, वो तो वाइडली एक्सेप्ट। तो उसमें बस इंडस्ट्री में देखना कितना मार्जिन होता है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनका मार्जिन बहुत करता है, जैसे होलसेलर है, होलसेलर का मार्जिन 20% नहीं होता है, वो 2-3% होता है, तो वो 2-3% मार्जिन के हिसाब से निकाल देगा अपना स्टॉक। इसमें एक 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 डिसएडवांटेज है, अगर मेरा स्टॉक चोरी हुआ है तो मेरे को पता नहीं चल पाएगा। समझ आई बात? यस सर। क्योंकि मैं तो बैलेंसिंग फिगर ले रहा हूँ ना, अगर मैं फिजिकली कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पूरा पता चल जाता, वहां पे मेरे एक्चुअल पता चले। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, देयर इज दिस इनहेरेंट लिमिटेशन कि अगर माल कुछ चोरी हुआ है तो पता चेंज चला है। मेरे सपोज दुकान में कंट्रोल्स वीक है, जो मेरा सेल्समैन है वो शाम को कभी कभी टांका मारता है, कोई स्टॉक उटॉक ले जाता है, या किसी तरीके से चोरी हो जाती है, तो वो आपको पता नहीं चल जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में क्या होता है, फिजिकल इन्वेंटरी भी लेते हैं। तो है कि ऐसे कर लेते हैं, बीच बीच में कभी होता है फिजिकल इन्वेंटरी भी करते हैं। और जो मैंने वो अकाउंटिंग वाला भी बोल दिया था ना, उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, 10 आ गए, 4 गए, अब वो बोलता है 6 है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक तो 6 मानते हो, प्रैक्टिकली 6 है कि नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एज ऑडिटर जब हम जाते हैं उसके दुकान पे, सपोज 31 मार्च को जाएंगे और वहां पे फिजिकली वैल्यूएशन करते हैं कि भाई वो 8 है कि नहीं है। अब बोलोगे सर हर बार कैसे पॉसिबल है कि आप 31 मार्च को उधर जाओगे, तो सपोज मैं 5 अप्रैल को गया ऑडिट करने, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, तू 31 मार्च को 8 दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, 31 मार्च के बाद मुझे बताओ कितनी परचेज की तुमने सॉफ्टवेयर के हिसाब से। वो बोला सर 31 मार्च के बाद तो कुछ परचेज नहीं किया। 31 मार्च के बाद मुझे सॉफ्टवेयर में से बताओ कितना सेल किया, सर वो बोला 2 सेल किया। 8 - 2 6 होने चाहिए तुम्हारे पास, चलो मुझे वैल्यूएशन करके फिजिकली दिखा दो कितने, अगर 6 होंगे तो ठीक है, तो वहां पर फिर हम एज सैंपल बेसिस करते हैं। इंडियन ऑयल में भी हम ये चीज करते हैं कि भाई अगर आप इतना बताते हैं तो हम क्या करते हैं, सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं कि वो उतना है कि नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इन्वेंट्री हमारा एक दिन में खत्म नहीं होगा, बड़ा टॉपिक है, बट जो मुझे लगता है कि थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए था आज के लेक्चर में, स्टार्टिंग विद, अगर हमने 9:45 स्टार्ट किया था, नाउ इट्स 10:30, तो क्या आपको चीजें पता चली जो आपको क्लास में आने से पहले पता नहीं थी? इन्वेंट्री खत्म नहीं हुआ, हमें कल की लेक्चर भी इस पे देना पड़ेगा। कुछ समझ आया आज, बाउंसर हो गया? कुछ वैल्यू एडिशन हो गई? हाँ जी यस सर, सर। जी सर। ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं अगर हो रही है तो फिर क्लास में आना कोई फायदा नहीं है, ठीक है? कल दोबारा से करेंगे, बट आज मोटा मोटी जो चीजें हैं मुझे लगता है वो ढांचा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बना होगा कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से इसको कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इस लेवल पे पहुंचे होंगे आज की क्लास के बाद। अगर आपको कोई नेबरहुड में कोई बंदा बोलेगा कि यार मुझे देखना है मेरा माल कितना है दुकान में, तो आप उसको बता पाओगे कि किस तरीके से वो कैलकुलेट कर सकता है। बट कल इंट्रिकेसी थोड़ी और होंगी, एडवांस लेवल की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर, थैंक यू सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, गुड नाइट। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आपने कहा था ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर, फाइनेंशियल जी, पढ़ाएंगे। तो इसको क्या बीच में छोड़ देंगे क्या, बताओ? सो वो कब से? भाई मैं तो सीक्वेंस में चल रहा हूँ, आप तो सीक्वेंस में जब उसका नंबर आए तो तब करा लूंगा। आप देख रहे हैं सिलेबस में सीक्वेंस में वो कहाँ पे आ रहा है। बस बीच में इतना है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में बीच में जो है टॉपिक्स है, वो आपने अगर देखा होगा चैनल पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो कॉस्टिंग वाला पार्ट है तो मेरा एक फ्रेंड कराएगा, उसके बाद जो टॉपिक्स है वो मैं कराऊंगा। बट अभी मेरा पैरा 1 है जो आपके सिलेबस का है। इफ आई कैन शो यू द सिलेबस। अब आपने बात छेड़ ही ली है तो दिस इज द सिलेबस दोस्त। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्त, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये इंटरनेशनल हमारा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अब हम इन्वेंट्री कर रहे हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर करेंगे, मर्जर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, टेक ओवर करेंगे। इसको करते करते हमें 5 से 10 दिन लगेंगे, ठीक है? इसके बाद मैंने ये भी मुझे खुद कराना है, इसमें भी हमें 10 दिन लगेंगे, ठीक है? ये मेरा दोस्त करा रहा है, ये मेरा दोस्त करा रहा है, ये मेरा दोस्त करा रहा है, ये भी वो करा रहा है, और ये भी वो करा रहा है। तो उसके बाद मैं नीचे नीचे आऊंगा, ये भी हो सकता है कोई और दोस्त कराएगा। तो एटलीस्ट ये जो मेरा है ना, ये यहाँ तक, ये तो मुझे ही कराना अभी।
तो आप पकड़ लो जून का महीने में हम इतना ही कर पाएंगे अभी। तो जून के महीने में तो आपका नंबर नहीं आएगा दोस्त। फिर ये अगर मैं मानूंगा कि ये मेरे बाकी दोस्त जो है कराएंगे साइड से टाइम बचाने के लिए, तब मैं इस पे आ जाऊंगा। और अगर इतना इससे ज्यादा भी आपको है, जल्दी है, जिस भी साथी को जल्दी है, तो प्लीज आप मेरा वेट ना करें, आप टॉपिक को डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो अच्छे से अच्छे, मैं तो कहीं विष्णु मुजरा घूम जाए, अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। सर आप कोई बुक वगैरह रिकमेंड करेंगे इसमें जिसमें इस सिलेबस निकले? दोस्त मैं ना ग्रेजुएशन किया हूँ, ना एमकॉम किया हूँ, ना पीएचडी किया हूँ, ना कोई कोर्स किया हूँ, ठीक है। मैं सिंपल 12th के बाद सीए किया हूँ। तो मेरे को सीए की बुक्स के बाद लिटरली कुछ पता नहीं है। तभी मैंने एक चीज पहले वाले लेक्चर में बोली थी कि आप लोग क्या करो, सीए का सिलेबस देखो। अगर सीए के सिलेबस में ये कहीं मिल रही है ये चीजें, तो उसका मटेरियल आपको आईसीए की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आप वहां से देख सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो बिलीव मी, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ कि मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ना मैंने पढ़ी है, ना मुझे पता है कि उनमें क्या लिखा है। पर सिंस मैंने सीए किया तो मैं इतना बता सकता हूँ, सीए की बुक्स जो है ना, वो मोर देन एनफ है। आपने देखा होगा मैंने डेप्रिसिएशन उसी से पढ़ा है। मैंने इनफैक्ट इससे पहले जितने भी लेक्चर पढ़ाए, मैंने सीए का मॉड्यूल ही पढ़ लिया। वही नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, बिकॉज आई नो द कैलिबर ऑफ दैट। बाकी का मुझे पता नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर बट एफर्ट्स। मैंने इनके लेक्चर्स कुछ जो है अपने चैनल पे डाल दिए थे, बिकॉज ये फाइनेंस में भी कुछ टॉपिक्स है, सारा नहीं मिलेगा, कुछ वहां से मिल सकता है, वो आप देख सकते हो। मुझे जब टाइम मिलेगा आफ्टर दैट मैं इसी पे आ जाऊंगा। मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि हम ये आपको करा देंगे, बट सीक्वेंस में जाएंगे दोस्त, ठीक है ना। शुक्रिया सर, तो शुक्रिया आपको अगर पास सर। टाइम है आपके पास, तो आप मेरा वेट मत कर लीजिएगा। आप यूट्यूब में सारे टॉपिक्स डालोगे, सब कुछ मिलता है यूट्यूब में। यूट्यूब पे नहीं आ रहा है समझ, चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी में नहीं आ रहा है, को पायलट में डालो, जेमिनी में डालो, कहीं पे भी डालो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहो। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर। अगर कोई ग्रुप में बोलेगा कि इसके लिए बुक वगैरह कोई, वो बेहतर रहता है। तो आप ग्रुप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में इंटरनली आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे से, मैंने ओपन रखा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कोऑर्डिनेटेड टेक्निक हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्त, बट मैं वही बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल पे 100% डिपेंडेंट मत रहो। हमने 4 की कमिटमेंट की, इंशाल्लाह वो करा देंगे। बाकी 5 आप यूट्यूब से देखते हो, और ये 4 भी आप यूट्यूब से देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अब किशोर का कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।